ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। अभी हमारी टॉपिक क्या चल रही है? सेल डिवीजन, सेलुलर लेवल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सेल डिवीजन नहीं, सॉरी, क्या पढ़ रहे हैं? सेल पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया है, टाइप्स ऑफ सेल पढ़ा दिए हैं, टाइप्स ऑफ सेल पढ़ाए हैं, सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाए हैं और उसके फंक्शन बताए हैं, स्ट्रक्चर भी बता दिए हैं। ठीक है, सब बता रहे हैं। तो आगे की हमारी टॉपिक क्या है? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन क्या होती है? देखिए यहाँ पे, देखिए ये हमारी क्या होती है? एक सेल होती है। ये हमारी क्या है? सेल है। सेल में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं और ये हमारी क्या है? इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन या फिर हमारी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। इसके बाद इसको हम लोग सेलेक्टिव मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। कौन सी? सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। अब देखिए, जो ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये सेल के एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को अलग अलग करती है, मींस की सेपरेट करने का काम करती है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाला ये सेल के बाहर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल, और सेल के अंदर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? इंटरनल। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ये हमारे सेल के बाहर और अंदर वाले पार्ट को क्या करती है? सेपरेट करने का काम करती है, मींस कि अलग अलग करने का काम करती है। तो जो बाहर वाला पार्ट हो गया, इसको हम लोग इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं, और जो अंदर वाला पार्ट हो गया, इसको हम लोग इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। फिर हमने आगे वाले लेक्चर में बताए थे कि सेल के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स लगे होते हैं। सेल के ऊपर छोटे छोटे क्या लगे होते हैं? पोर्स लगे रहते हैं। ये जो पोर्स होते हैं, यही सिलेक्ट करते हैं, यही अलाउ करते हैं कौन सा सब्सटेंस हमारे सेल में आएगा और कौन सा सब्सटेंस हमारे सेल में नहीं जाएगा। इसी की टॉपिक को इसीलिए इसको हम लोग सेलेक्टिव मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो मटेरियल्स को सेल के अंदर भेजने का काम करती है, मींस की मटेरियल को सेल के अंदर भेजती है और सेल के अंदर वाले मटेरियल्स को सेल के बाहर भी भेजने का काम करती है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। हम कहाँ होते हैं? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन क्यों होता है? देखिए, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन जब कोई भी सब्सटेंस हमारे सेल के अंदर जाता है और सेल के बाहर निकलता है, ये किसके थ्रू होता है? मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। कौन सी मेम्ब्रेन? जो सेल के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसी के थ्रू होता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल के अंदर और सेल के बाहर वाले एनवायरनमेंट को सेपरेट करने का काम करती है। ठीक है, और इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, वही क्या करते हैं? कुछ सब्सटेंस को अपने अंदर अलाउ करते हैं। वो सेल मेम्ब्रेन बना किससे होता है? सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। फास्फोट प्लस लिपिड, फास्फोलिपिड बाइलेयर। मैं पढ़ी थी तो उसमें वो प्रोटीन बता रहा था। प्रोटीन्स होते हैं, अभी मैं बता रही हूँ। ये जो हमारी सेल होती है, ये जो हमारी सेल होती है, ये हमारी किससे मिलकर बनी होती है? फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, सेल हमारी क्या होती है? फास्फोलिपिड बाइलेयर से। इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही देखने को मिलेगा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है? ये आपका हेड होता है, और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है? टेल होता है। जो आपका ऊपर वाला पार्ट होता है, ये आपका क्या होता है? लाइपोफिलिक नेचर होता है। किस नेचर का होता है? लाइपोफिलिक इन नेचर होता है। और जो आपका टेल होता है, नीचे वाला पार्ट जो होता है, ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। किस नेचर का होता है? हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। अब देखिए, ये जो हमारी सेल होती है, सेल के अंदर ये जो ऊपर वाला जो हेड वाला जो ये हेड है, हेड मतलब क्या होता है? सर। टेल मतलब क्या होता है? पूंछ। ठीक है, ये हमारी क्या है? सेल है। अब देखिए, जो आपके सब्सटेंस सेल के अंदर मूव कर रहे हैं, वो अगर लाइपोफिलिक नेचर के रहेंगे तो आसानी से क्या
हाइड्रोफिलिक है यहाँ पे मूव नहीं कर पाया, उसको नहीं मूव कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो लाइपोफिलिक नेचर का है। तो वो लाइपोफिलिक नेचर का हेड होता है, टेल हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है। तो सेल के अंदर ये जो टेल होती है, ये यहाँ पे कुछ क्या होते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये प्रोटीन्स क्या होते हैं, एज ए कैरियर होते हैं। क्या होते हैं? कैरियर होते हैं। वो क्या करते हैं, जो आपके वाटर सॉल्युबल या फिर लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होते हैं, उसको क्या करते हैं, कैरियर बॉडी के थ्रू सेल के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? इससे बता दीजिए ना थोड़ा। एक जो जैसे कि मान लीजिए एक आपका सब्सटेंस है, ठीक है, एक ड्रग है, वो आपकी क्या है, लाइपोफिलिक नेचर की। ठीक है, वो क्या है, लाइपोफिलिक नेचर की है। और लाइपोफिलिक नेचर की है, इसको तो क्रॉस कर पाई, इसको क्या की, क्रॉस कर पाई। लेकिन ये जो आपका टेल है, ये तो आपका हाइड्रोफिलिक नेचर है ना, इसको क्रॉस करने के लिए दवा का हाइड्रोफिलिक होना बहुत जरूरी है जी, तभी वो दवा क्या होगी, क्रॉस कर पाएगी। लेकिन ये जो आपकी मेडिसिन है, ये आपकी क्या है, ये लाइपोफिलिक नेचर है, सिर्फ आपके हेड को क्रॉस कर पाई, टेल को नहीं क्रॉस कर पाई। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ कैरियर लगे रहते हैं। ठीक है, ये कैरियर दोनों के लिए अप्लाई होंगे। अगर देखो यहाँ से, अगर यहाँ पे जो दवा होती है, यहाँ पे जो दवा है वो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, तो इस हेड वाले पार्ट को नहीं क्रॉस कर पाएगी, टेल वाले को क्रॉस कर पाएगी। तो यहाँ का कैरियर क्या करेगा, उस ड्रग को टेल में लेकर आएगा। टेल हमारा हाइड्रोफिलिक है, हेड हमारा लाइपोफिलिक होता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं, एक टाइप के कैरियर बॉडी होते हैं। ये क्या करते हैं, लाइपोफिलिक ड्रग को जो ड्रग इसमें नहीं क्रॉस हो पाती है, उसको क्या करते हैं, अपने बॉडी के थ्रू, कैरियर बॉडी के थ्रू क्रॉस करने का काम करवाते हैं। बात समझ में आई? बाकी जो आपकी सेल होती है, वो फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स एज ए कैरियर की तरह काम करते हैं। जो हमारे लार्ज पार्टिकल के जो दवा होते हैं, जो दवा हमारे सेल मेम्ब्रेन से नहीं क्रॉस हो पाते हैं, उसके लिए यूज होता है। अब देखिए, अब जो आपकी ये सेल है, ये सेल आपकी किससे मिलकर बनी होती है, फास्फोलिपिड बाइलेयर। किससे? फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। मतलब फास्फो प्लस और लिपिड। ठीक है, फास्फो प्लस लिपिड और बाइलेयर से मिलकर क्या होती है, ये सेल बनी होती है। जब ये फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है, तो इसका नेचर कौन सा रहेगा, लिपिड इन नेचर, मींस कि लाइपोफिलिक नेचर की रहेगी। किस नेचर की रहेगी, लाइपोफिलिक इन नेचर की रहेगी। अब जो सब्सटेंस है, ठीक है, जो सब्सटेंस हमारा लाइपोफिलिक नेचर का रहेगा, वो आसानी से इसको क्रॉस कर जाएगा। और जो सब्सटेंस हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का रहेगा, वो हमारे सेल के बॉडी में क्रॉस नहीं कर पाएगा। तब सेल के अंदर यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, एज ए कैरियर बॉडी की तरह काम करते हैं। किस तरह काम करते हैं, कैरियर बॉडी की तरह काम करते हैं। वो अपने अंदर सब्सटेंस को लेते हैं, फिर सेल के अंदर छोड़ देते हैं, फिर अपने अंदर सब्सटेंस को लेते हैं, सेल के अंदर छोड़ देते हैं, सेल के अंदर वाले सब्सटेंस को लेते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? और इसीलिए इसको सिलेक्टरी मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ये सब्सटेंस को सिलेक्ट करती है, तब जाके वो अलाउ करती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जो अच्छा बताइए, ये जो सब्सटेंस होते हैं, ये सेल के अंदर जाते क्यों है, सब्सटेंस को सेल के अंदर जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हमारी सेल कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म करती है? भाई, एक जो चिल्ड्रेन होता है, जो छोटा बच्चा होता है, उसको बड़ा बनने के लिए हमारी सेल डिवीजन होती है। हमारी जो सेल होती है, एक पार्ट से दो पार्ट में, दो पार्ट से चार पार्ट में, चार से आठ पार्ट में कन्वर्ट होती है। मीन्स कि वहाँ पे सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन कैसे करती है, जब उसको प्रॉपर तरीके से एनर्जी मिलेगी, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिलेंगे, प्रॉपर तरीके से विटामिन मिलेंगे, जो सब्सटेंस सेल को चाहिए वो मिलेगा, तभी ना वो अपना फंक्शन शो कर पाएगी, या फिर तभी ना काम कर पाएगी। जैसे एक ह्यूमन बॉडी को आपको मान लीजिए काम करने के लिए क्या होना पड़ता है, पहले एनर्जी की जरूरत होती है। 2-3 दिन से अगर आपको भूखा कर दिया जाए, खाना वाना कुछ न दिया जाए, और आपको बोला जाए कि आप चलिए फरसा उठाइए और जमीन को खोदिए, या फिर कुछ भी उठाइए, आप क्या करिए, जमीन को खोदिए,
आप एक फरसा जमीन पे नहीं मार पाएंगे। जी क्यों? क्योंकि आपके अंदर एनर्जी नहीं है। फिर वहीं पे अगर हम आपको फल फ्रूट्स ला के खिला दे, खाना वगैरह खिला दिए, जैसे ही वो आपकी बॉडी एनर्जी में, आपकी बॉडी को जैसे एनर्जी मिला, आप उस काम को तेज से करेंगे। तो एक सेल को अपना फंक्शन परफॉर्म्स करने के लिए, अपना पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म्स करने के लिए इसको किसकी जरूरत होगी? एनर्जी की जरूरत होगी, प्रोटीन्स की जरूरत होगी, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होगी। ये सारे न्यूट्रिशन जो होते हैं वो सेल को कब मिलेंगे? जब ये न्यूट्रिशन हमारे सेल के अंदर जाएंगे तब मिलेंगे। भाई आप खाना खाए, आपके पेट में गया, एनर्जी दिया, कब खाना आपके पेट में गया? तब न दिया। तो इस सेल को न्यूट्रिशन तभी मिलेगा जब हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिशन इस सेल के अंदर जाएगा तब। अब जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वाटर होते हैं, जो कंपोनेंट सेल को चाहिए, सेल का भी एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है। सेल का भी एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है। सेल भी आपके बॉडी के डेवलपमेंट में मदद करती है, आपके बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाती है, आपके बॉडी में सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करती है, कम्युनिकेशन का काम करती है, सेल डिवीजन करवाती है। ये सब क्या है? ये सब सेल का फंक्शन होता है। आपका मेरे टंग से काम कर रही है तो वहाँ की जो सेल है वो काम कर रही है, और मेरी सारी बॉडी की स्टॉप है ना जी। सिर्फ काम क्या कर रहा है? हमारा टंग कर रहा है, हाथ पैर कर रहा है, तो मेरा हाथ पैर डोल रहा है, टंग से डोल रहा है, हमारा पैर चल रहा है, तो यहाँ की जो सेल है उसको एनर्जी मिला है तभी वो वर्क कर पा रही है। ये मत भूलिएगा, हमारे सेल की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? हमारे बॉडी की, एक ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। तो सेल को अपना पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। जो हम सब्सटेंस लेते हैं, जरूरी है कि सारा सब्सटेंस हमारा लाइपोफिलिक नेचर का हो, हाइड्रोफिलिक नेचर का भी हो सकता है। जैसे आपका वाटर आपका क्या है? हाइड्रोफिलिक नेचर का है, वो सेल के अंदर जाएगा, लेकिन हमारी सेल उसको अंदर जाने ही नहीं देगी। क्यों नहीं जाने देगी? क्योंकि सेल जो है वो लाइपोफिलिक नेचर की है। इसमें से वही चीजें क्रॉस कर पाएंगी जो हमारी लाइपोफिलिक नेचर की होती हैं। तो जो चीजें हमारे सेल के अंदर नहीं क्रॉस कर पाती हैं, उसके लिए सेल में बैरियर लगे रहते हैं, और वो क्या करते हैं? उस सब्सटेंस को सेल के अंदर भेजते हैं, और जो सब्सटेंस हमारे सेल के बाहर जाने वाले होते हैं उसको क्या करते हैं? बाहर निकालने का काम करते हैं। बात समझ में आई? इसी को क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन। आज हम इसी को समझेंगे, एकदम आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है। देखिए, जो ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन होता है मींस का सब्सटेंस का मूवमेंट, प्रोटीन का मूवमेंट, कार्बोहाइड्रेट का मूवमेंट, जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं उसका मूवमेंट हमारे सेल के अंदर कैसे होता है उसी को समझेंगे। तो जो मूवमेंट होता है, सब्सटेंस का मूवमेंट जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रासेलुलर में जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है वो 3 प्रोसेस से होता है। कितने प्रोसेस से होता है? 3 प्रोसेस से होता है। जिसको सबसे पहला कौन है? पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा कौन सा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तीसरा कौन सा है? इंडोसाइटोसिस ट्रांसपोर्ट। कौन कौन सा है? पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिर इसके बाद कौन सा है? इंडोसाइटोसिस ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट, वो कपड़े दीजिए। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स क्या होते हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैम, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स क्या होते हैं बताइए? पहली बात तो बोर्ड पे जगह भी नहीं मिलती है। जो मैम लो से हाई की तरफ मूव करता है। जो आपका लो से क्या करता है? हाई की तरफ मूव करता है। ये हमारी सेल है, ये हमारी सेल है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, ये हमारी क्या है? ये हमारी सेल है। बात समझ में आ रही है? पैसिव ट्रांसपोर्ट को समझने से पहले आप ये समझिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स क्या होते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स एक ऐसी प्रोसेस होती है जब हमारा सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, और लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन से लो
कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस प्रोसेस को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स कहते हैं। और जब हमारा कोई भी सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस प्रोसेस को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स कहते हैं। कौन सा? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स कहते हैं। जब हम लोग एब्जॉर्प्शन पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि जो दवा होती है कैसे एब्जॉर्ब होती है, तो हम उसमें अच्छे से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स को बताए थे। उसमें एग्जांपल दिए थे कि अगर आप साइकिल को चला रहे हैं लेकिन आपके सामने सड़क थोड़ी सी ऊंची हो जाए तो आपको साइकिल को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आप साइकिल को क्या करेंगे, चलाएंगे, यहाँ से यहाँ तक खींचने में एनर्जी लेकर जाएंगे, फिर इसके बाद साइकिल यहाँ से आसानी से आपकी मूव करेगी, तो वहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं होगा। तो जब सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो वहाँ पे जब सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो वहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर वही सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो वहाँ पे एनर्जी की जरूरत होती है। ये फिनोमिना मेरा ये तीनों प्रोसेस में क्या होता है, अप्लाई होता है। अब जो आपका पैसिव डिफ्यूजन होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। जब कोई भी सब्सटेंस हमारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, इसी प्रोसेस को क्या करते हैं, पैसिव डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। अब एग्जांपल समझिए पैसिव डिफ्यूजन का एग्जांपल। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है, CO2, और आपका क्या है, O2। O2 आपका खुले एनवायरनमेंट में ढेर सारे पाए जाते हैं। O2 मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपके बाहर पाए जाते हैं और आपके अंदर क्या पाया जाता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं तो बाहर ढेर सारे पाए जाते हैं, आपके बॉडी में कम होते हैं। तो ऑक्सीजन आपके बॉडी में इंटर करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। लेकिन ये जो आपका O2 होता है, O2 आपके बॉडी के अंदर होता है, CO2 आपके बॉडी के अंदर होता है, मीन्स कि हमारे सेल के अंदर होता है। उसको सेल के बाहर निकलना पड़ता है, मीन्स कि ये हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। इसका मतलब कि जो हमारा O2 का कंसंट्रेशन है वो हमारे बॉडी से ज़्यादा है, इसलिए वो हमारा क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। और जो हमारा CO2 जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, और जो आपका CO2 होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। O2 जो होता है, ऑक्सीजन आप जो लेते हैं वो बाहर में ज़्यादा फैला होता है और आपके बॉडी में कम पाया जाता है, इसलिए आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन को देते रहते हैं। तो जो ऑक्सीजन होता है वो हाई कंसंट्रेशन में आपके बॉडी में जाता है, आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है, वो लो कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन आपके बॉडी में जा रहा है हाई से लो, लेकिन आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा है और बाहर कम है, तो आपके बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। मीन्स कि हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और आपके बाहर इंट्रासेलुलर में एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट में हमारा क्या है, कम है, तो हमारे बॉडी से निकलता है। वही बोल रहा है जो पैसिव डिफ्यूजन होता है, इसमें जो हमारे सब्सटेंस होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल हमने बता दिया, जैसे हमारा O2 और हमारा CO2। जो आपका पैसिव डिफ्यूजन होता है ये 3 टाइप का होता है। ठीक है, जो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ये आपका कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। एक आपका होता है पैसिव डिफ्यूजन, जिसको हम लोग सिंपल डिफ्यूजन के नाम से जान सकते हैं। पैसिव डिफ्यूजन जिसको हम लोग सिंपल डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। फिर आपका आता है फैसिनेटेड डिफ्यूजन। कौन सा आता है, फैसिनेटेड डिफ्यूजन। और तीसरा कौन सा आता है आपका, ऑस्मैटिक डिफ्यूजन। कौन सा आता है, ऑस्मैटिक डिफ्यूजन। अब समझिए, जो देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसी प्रोसेस होती है जब हमारा सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है, पैसिव डिफ्यूजन जिसको हम लोग सिंपल डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। फिर आपका आता है फैसिनेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। फिर आपका आता है ऑस्मोटिक डिफ्यूजन।
फैसिलिटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोटिक डिफ्यूजन। जो आपका पैसिव डिफ्यूजन होता है, इसको सिंपल डिफ्यूजन के नाम से जान सकते हैं। इसमें भी हमारा सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। और एग्जांपल में हम O2 और CO2 का एग्जांपल देते हैं। फिर इसके बाद आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन कौन सा है? फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में भी हमारे जो सब्सटेंस होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव तो करते हैं, लेकिन किसी कैरियर बॉडी के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? कैरियर बॉडी के थ्रू करते हैं। इसमें भी हमारी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में हमको एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो सब्सटेंस होता है हमारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, लेकिन किसी कैरियर बॉडी के थ्रू जाता है। ठीक है, यहाँ पे सेल के अंदर क्या होता है, ऐसे ऐसे कैरियर लगे होते हैं। सेल के अंदर क्या होता है, ऐसे कैरियर लगे होते हैं। ऐसे क्या लगे होते हैं? कैरियर लगे होते हैं। जो सब्सटेंस होता है, ये सब्सटेंस क्या करेगा, इस कैरियर में फिट होगा और फिर ये इसको ट्रांसफर करेगा और ये कैरियर इसको यहाँ पे लाके सेल के अंदर छोड़ देगा। बात समझ में आई? सोन क्या हुआ? पानी पीजिए, करिश्मा पानी पियो। नींद क्यों आ रही है जी? मेरे को क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में भी जो हमारे सब्सटेंस होते हैं वो मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन किसी कैरियर बॉडी की तरह करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? कैरियर बॉडी के थ्रू करते हैं। हमारे सेल के ऊपर क्या होते हैं? हमारे सेल के ऊपर ऐसे कैरियर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे क्या होंगे? कैरियर देखने को मिलेंगे। एक कैरियर जो होते हैं अपने अंदर सब्सटेंस को लेते हैं, फिर क्या करते हैं? सेल के अंदर छोड़ देते हैं। ठीक है, अपने अंदर क्या करते हैं? सब्सटेंस को लेते हैं, फिर सेल के अंदर छोड़ देते हैं। इसमें भी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे सब्सटेंस से लिए, इसको दिए और ये हमारा क्या करता है? सेल में छोड़ देता है। अगर सेल के बाहर निकालने का होता है तो ये क्या करता है? अपने अंदर लेता है और इसको देता है और बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो किस किस सब्सटेंस का होता है? जो हमारे लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो सेल के अंदर, वीडियो बन रहा है, जो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे सेल के अंदर इंटर नहीं कर पाते हैं, बहुत लार्ज पार्टिकल्स को होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स के लिए होते हैं। जैसे आपका ग्लूकोज आयंस हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन B12 हो गया। ठीक है, जैसे कि समझिए एंट्री ऑफ ग्लूकोज इन आरबीसी। ठीक है, जब आरबीसी में ग्लूकोज का एंट्री होता है तो ग्लूकोज हमारा क्या करता है? हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है, तो कैसे हमारे ब्लड में जाता है? कैरियर बॉडी के थ्रू जाता है। मींस कि वहां पे क्या होता है? फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है। ब्लड में ग्लूकोज जाता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। हमेशा याद रखिएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अप्लाई होगा। ग्लूकोज हमारे ब्लड में इंटर कर रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। कैरियर बॉडी की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जो सेल की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो हमारे लाइपोफिलिक नेचर की होंगी, या फिर किसी अगर वजह से क्या वो हमारे सेल के अंदर इंटर नहीं कर पा रही हैं, तो हमारे क्या होगी? कैरियर बॉडी से इंटर करेगा। ठीक है, बात समझ में आया? फिर इसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B1 एंड विटामिन B2 इनटू इंटेस्टाइन। किसमें? एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B1 एंड विटामिन B2 किसमें? इंटेस्टाइन में। कब ये प्रोसेस फैसिलिटेड डिफ्यूजन कब होता है? जब आपके इंटेस्टाइन में जो आपकी छोटी आंत होती है वहां पे जब एब्जॉर्प्शन होने का रहता है, किसका? विटामिन B1 और विटामिन B2, तो डायरेक्टली क्या होती है? एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। मींस कि वहां की जो ब्लड वेसल्स होती है वो लाइपोफिलिक या फिर हाइड्रोफिलिक नेचर की होगी। तो इस दवा के ऊपर निर्धारित करता है। अगर ये दवा हमारी मान लीजिए लाइपोफिलिक की है, सॉरी ये हाइड्रोफिलिक की है, तो वहाँ की जो सेल्स होती है उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, वहाँ की जो मेम्ब्रेन होती है क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो इसको इंटेस्टाइन के अंदर जाने के लिए कैरियर की जरूरत होगी। कहाँ पे? कैरियर की जरूरत होगी। तो कैरियर के थ्रू वो क्या करेगी? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाएगी। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सारे कंपोनेंट्स हमारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन यही एक ऐसा बचता है जिसके लिए कैरियर की जरूरत होती है। एग्जाम्पल बता दिया, ऐसे आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? यस सर। फिर इसके बाद आपका है ऑस्मोटिक्स।
कौन है? ऑस्मोटिक डिफ्यूजन। तीसरा कौन सा है? ऑस्मोटिक डिफ्यूजन। अब इसको ये समझिए, ये मिटाएं। ऑस्मोटिक डिफ्यूजन क्या होता है? चलते हैं केमिस्ट्री में थोड़ा सा। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या होता है? क्या बोल रहे हैं? सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट जो जिसको घोला जाता है वो सॉल्यूट होता है, जिसमें घोला जाता है वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट होता है, और जो बनता है उसे सॉल्यूशन सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूट एक ऐसा मिक्सचर होता है जो डिजॉल्व होने को होता है, मीन्स कि जिसको हम लोग डिजॉल्व करते हैं। जैसे नमक को आप पानी में घोरेंगे तो नमक क्या है? आपका सॉल्यूट है। जो डिजॉल्व होगा किसी भी सबस्टेंस में, जो डिजॉल्व होगा, एक ड्रग ले लीजिए, ड्रग क्या है? आपका सॉलिड पार्ट है, वो सॉल्यूट है। वो क्या करेगा? वो डिजॉल्व होगा ड्रग में। तो मतलब जो चीज आपके डिजॉल्व होती है वो आपकी सॉल्यूट कहलाएगी, जिसमें डिजॉल्व होती है वो आपके सॉल्वेंट कहलाएंगे, और इन दोनों के मिक्सचर से जो कंपोनेंट्स बनेगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे आपका नमक हो गया, नमक आपका क्या है? सॉल्यूट है, लेकिन नमक किसमें डिजॉल्व हो रहा है? पानी में डिजॉल्व हो रहा है। पानी आपका क्या है? सॉल्वेंट है। नमक और पानी के मिक्सचर का जो कंपोनेंट्स बनेगा, जैसे चीनी पानी का घोल, वो आपका क्या है? सॉल्यूशन है। नमक पानी का घोल वो क्या है? सॉल्यूशन। अब देखिए, अब अगर इतने सारे सब्सटेंस को डिजॉल्व होना है तो ये सब्सटेंस हमारा क्या करेगा? कम से कम इतना सॉल्यूट तो देगा, इतना सॉल्यूशन तो इसको चाहिए। अगर इतने सारे सब्सटेंस को डिजॉल्व होना है तो ये हमारा क्या है? सॉल्यूट पार्टिकल्स है। सॉल्यूट पार्टिकल्स को अगर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना है तो इतना इसको सॉल्यूट चाहिए। अगर हमारा सॉल्यूट इतना है और सॉल्वेंट क्या है? बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा है, सिर्फ इतना ही हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। तो क्या ये पार्टिकल्स इसमें आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा। जैसे नमक, पानी, नमक आपको खूब ढेर सारा है और पानी आपका 1 गिलास है। जैसे एक नमक क्या है? नमक आपका 1 बल्टी 2 बल्टी है और पानी क्या है? 1 गिलास है। पता नहीं चलेगा। क्या नमक को आप पानी में डिजॉल्व कर पाएंगे? वही नमक आपका वही आपका जो नमक है 1 चम्मच है, लेकिन आपका पानी 1 गिलास है, तो नमक आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सॉल्यूशन, जो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो एक सॉल्यूट को डिजॉल्व होने के लिए सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सॉल्यूट क्या होगा? अगर इसको डिजॉल्व होता है तो ये हमारे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, डिजॉल्व होने के लिए हमारे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। मींस कि ये हमारा क्या है? ये यहाँ पे हमारा सॉल्यूट है। ठीक है, तो एक ये वाला हमारा सॉल्यूट है। ठीक है, जिसमें जितना पानी है उतना बड़ा क्या है? सॉल्यूट है। और इसमें इतना पानी है, इतना मतलब कि सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट क्या है? इतना है। सॉल्यूट क्या है? कम है। तो सबसे ज्यादा सॉल्यूट कहाँ पे डिजॉल्व हो रहा है? ज्यादा वाले सॉल्वेंट पे। तो जो आपके पार्टिकल जो डिजॉल्व होते हैं वो क्या करते हैं? हमारा जो लो सॉल्यूट होता है वो हाई सॉल्वेंट की तरफ भागता है। मींस कि जहाँ पे पार्टिकल सबसे ज्यादा, जहाँ पे सॉल्यूट हमारे सबसे ज्यादा डिजॉल्व होते हैं उसके पास भागता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो आपका ऑस्मोटिक डिफ्यूजन होता है, इसमें बता रहा है कि जो हमारे सॉल्यूट होते हैं वो हमारे लो से हाई की तरफ भागते हैं। ठीक है, कहाँ पे भागते हैं? लो से हाई की तरफ भागते हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन कौन सा है? ये कौन सा है? नो, अगेंस्ट कंसंट्रेशन नहीं लगेगा। लो की अभी हम सॉल्यूट का बताए हैं, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स नहीं लगेगा, इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स ही रहेगा। ये हमारा सॉल्यूट जा रहा है। क्या जा रहा है? सॉल्यूट जा रहा है। लेकिन जो सॉल्वेंट है वो हमारा हाई है ना जी, हाई है ना जी। देखो, ये हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट को डिजॉल्व होना है, तो ये सॉल्यूट हमारे कप पानी में डिजॉल्व होगा? नहीं होगा। तो जहाँ पे हाई सॉल्वेंट रहेगा वहां पे मूव करेगा ना, तो ये हमारे कहाँ पे जाएगा? हाई सॉल्वेंट की तरफ जाएगा। तो जो जहाँ पे हाई सॉल्वेंट रहेगा वहां पे हमारे क्या होंगे? जो सब्सटेंस रहेंगे, जो हमारा सॉल्यूट रहेगा वो बहुत जल्दी डिजॉल्व होगा।
लो से ना। आप लोग नहीं समझ रहे हैं, उसको इसमें एनर्जी की जरूरत होगी ही नहीं। जैसे कि देखिए, एक सब्सटेंस को डिजॉल्व होने, सबसे ज्यादा सब्सटेंस कहाँ पे डिजॉल्व होगा? जहाँ पे सॉल्वेंट है, जी जहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट है। यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। लेकिन यहाँ पे जब हमारा सॉल्यूट लो कंसंट्रेशन में रहेगा तभी ना डिजॉल्व होगा जी। तो हमारा जो सॉल्यूट होगा, जहाँ पे ऑलरेडी हाई सॉल्यूट होते हैं वहां पे नहीं मूव करेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूट है, मींस कि यहाँ पे हमारे सॉल्यूट आसानी से डिजॉल्व हो जा रहे हैं इस सॉल्वेंट में, तो ये हमारा क्या करेगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, मींस कि सॉल्यूट के लो कंसंट्रेशन में जाएगा। और सॉल्वेंट में देखा जाए तो जहाँ पे हमारा हाई सॉल्वेंट रहेगा वहां पे जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जहाँ पे मींस कि जहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है लेकिन वहां पे सॉल्यूट हमारा कम है, और यहाँ पे हमारा क्या है? सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट हमारा क्या है? ज्यादा। हम गलत बता रहे हैं। जहाँ पे हमारा सॉल्यूट कम रहेगा वहां पे हमारा क्या होगा? सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा। ठीक है, जहाँ पे हमारा सॉल्यूट कम रहेगा वहां पे हमारा सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा डिजॉल्व होने के लिए। तो जो आपका सब्सटेंस होगा वो हमारे कम सॉल्यूट की तरफ ज्यादा रहेगा, कम सॉल्यूट की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि कम सॉल्यूट यहाँ पे इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट आपका ज्यादा है, और कम सॉल्यूट रहेंगे तभी डिजॉल्व होंगे। अब टॉपिक क्लियर हो जाने चाहिए। इसलिए जो सॉल्यूट होते हैं, जो आपके सॉल्यूट होते हैं, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, ये आपका क्या है? सॉल्यूट है। ये आपका क्या है? सॉल्यूट है। ये आपका क्या है? सॉल्यूट है। ये आपका क्या है? सॉल्वेंट है। ये आपका क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूट आपका डिजॉल्व हो रहा है यहाँ पे लो कंसंट्रेशन में है, यहाँ पे क्या है? हाई कंसंट्रेशन में है। ठीक है, यहाँ पे आपका सॉल्यूट हाई कंसंट्रेशन में है लेकिन यहाँ पे लो कंसंट्रेशन में है, और यहाँ पे आपका सॉल्यूशन क्या है? हाई कंसंट्रेशन में है, और यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट है यहाँ पे आपको हाई कंसंट्रेशन में है, और यहाँ पे हमारा क्या है? लो कंसंट्रेशन में है। तभी तो ये वाला पार्टिकल इधर मूव कर रहा है। यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन में है, डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या करेगा? हमारे जो हाई सॉल्यूट्स होते हैं वो लो सॉल्यूट्स की तरफ जाएंगे। जहाँ पे लो सॉल्यूट्स मतलब कम सॉल्यूट्स रहेगा वहाँ पे आपका सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? भर भर कर रहे हैं। ठीक है, ढेर सारा सॉल्वेंट है लेकिन इसमें सॉल्यूट हमारे क्या है? कम है, डिजॉल्व होने वाले कम है, और यहाँ पे सॉल्यूट आपका बहुत ज्यादा है। सॉल्यूट आपका क्या है? बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट है वो आपका क्या है? कम है, सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना है। ठीक है, वही बात है। अगर एक बंटी नमक है, जैसे हमने बोला था, एक बंटी नमक है और सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? 1 गिलास है। 1 गिलास सॉल्वेंट है और आपका नमक क्या है? 1 बंटी, उसको घोलना है, तो आप पानी डालेंगे तो उसमें घुलेगा? नहीं घुलेगा। लेकिन इस बगल आपका ये 3 बंटी सॉल्वेंट है, ठीक है, और वहाँ पे 1 चम्मच नमक है, 1 गिलास नमक है मान लीजिए, तो यहाँ पे आपके सॉल्वेंट की संख्या ज्यादा है लेकिन सॉल्यूट की संख्या क्या है? कम है, तो आपका ये वाला हाई कंसंट्रेशन इधर मूव करते हुए जाएगा। आप समझ में आया? हमारे जो सॉल्यूट होते हैं वो सॉल्वेंट की तरफ भागते हैं, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट रहेंगे लेकिन वहाँ पे सॉल्यूट हमारे लो कंसंट्रेशन में रहेंगे। यहाँ पे क्या है? लो कंसंट्रेशन क्या है? सॉल्यूट है, लेकिन हाई कंसंट्रेशन में क्या है? हाई कंसंट्रेशन में क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे लो कंसंट्रेशन में क्या है? सॉल्वेंट है। लो कंसंट्रेशन में क्या है? सॉल्वेंट में है, और यहाँ पे हमारा हाई कंसंट्रेशन में क्या है? सॉल्यूट है। तो यहाँ का सॉल्यूट हमारा यहाँ पे मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ऑस्मोटिक डिफ्यूजन अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो आपका पैसिव डिफ्यूजन होते हैं, जो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो यही कहता है कि जो हमारे सब्सटेंस होते हैं सेल के अंदर मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन ये हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है पैसिव डिफ्यूजन, एक हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट
है, याद रखिएगा। ये हमारा क्या है, पैसिव डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है और आपका ऑस्मोटिक डिफ्यूजन होता है। पैसिव डिफ्यूजन को सिंपल डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम लोग पैसिव डिफ्यूजन को सिंपल डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। जैसे हमारा बताए थे, पैसिव डिफ्यूजन में भी जो सब्सटेंस मूव करेगा वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ भागेगा, जैसे हमने O2 और CO2 का एग्जांपल दिया। फिर इसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी हमारे सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ तो भागेंगे, लेकिन किसी कैरियर के थ्रू भागेंगे। जैसे एग्जांपल में बताया था, ग्लूकोज हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन B2 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बताया था कि जो एंट्री ऑफ ग्लूकोज होती है, एक ग्लूकोज को आरबीसी में एंटर करने के लिए उसको किसकी जरूरत होती है, कैरियर की जरूरत होती है। ग्लूकोज को आरबीसी में एंटर करने के लिए किसकी जरूरत होती है, कैरियर की जरूरत होती है। और विटामिन B1, विटामिन B2 को इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के लिए किसकी जरूरत होती है, कैरियर की जरूरत होती है। फिर इसके बाद हमारा कौन सा आता है, ऑस्मोटिक डिफ्यूजन। ऑस्मोटिक डिफ्यूजन में जो हमारे सोल्यूट होते हैं वो हमारे लो सोल्यूट्स मूव करते हैं लो सॉल्वेंट की तरफ, हाई सोल्यूट मूव करते हैं लो सॉल्वेंट की तरफ, लो सोल्यूट की तरफ, जहाँ पे लो सोल्यूट हमारे कम रहेंगे, जहाँ पे हमारे सोल्यूट कम रहेंगे वहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा देखने को मिलेंगे, और जहाँ पे हमारे सोल्यूट ज्यादा रहेंगे वहाँ पे सॉल्वेंट कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? फिर इसके बाद आपका कौन सा है, एक्टिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट।